लेकिन आपकी लगाने ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आपने उन सर मैंने जब ऑनलाइन क्लास में ना फर्स्ट अटेंडेंस लगवाई थी, उसके बाद ये कहते हैं मेरा नेट ऑफ हो गया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था तो आपने ओके कहा था और फिर आपने मेरी उसमें अटेंडेंस एब्सेंट मार्क कर दी। सर देखें, मैंने आपको मैसेज भी किया था। कौन सी क्लास थी? ऑनलाइन क्लास थी। उसी दिन क्यों नहीं बताया आपने? नहीं सर, उस दिन मैंने LMS खोला ही था। क्यों, आपकी क्लास थी तो आपने चेक क्यों नहीं करा? जी क्लास थी तो चेक क्यों? क्योंकि सर हर टीचर कौन वीडियो अपलोड करते हैं तभी। 10 मिनट में अपडेट हो जाए। तो अब मतलब क्या था, आप उस क्लास में थी? जी सर मैं थी और फिर मेरा नेट ऑफ हो गया था। मैंने वो क्लास ली है, फिर मैंने बोलने के लिए नेट ऑफ हो गया और फिर सेकंड अटेंडेंस निकल गई, जिसमें मैंने आपको मैसेज किया था। फर्स्ट अटेंडेंस मैंने मार्क कर दिया। बार बार ट्राई हमें कैसे पता चलेगा कि आपका नेट ऑफ हो गया? मैंने फर्स्ट अटेंडेंस तो लगाई थी, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेंडेंस तो लगाई सर। आपको ये सर मैंने आपको बोला था मैं टेंथ की बात कर रही हूँ, हो गया मैं लगा कर बैठे। मेरा नेट ऑफ हो गया था, तो मैं फर्स्ट अटेंडेंस मेरा रोल नंबर नहीं, क्लास हाँ प्रेजेंटेशन लेनी है ना, अभी थोड़ा सा पढ़ के ना इसमें अटेंडेंस मार्क करिएगा फर्स्ट हाफ की ना। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हम पढ़ लें फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रुप फाइनल हो गए थे सारे? लिस्ट मतलब बनाई थी आपने? मैं चेक करता हूँ फिर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 5th क्लास है। आरून बासिल, अबीर आसिम खान, अलीना अली खान, अलिशबा, अलाई आफ्ताब, आमना अनमता, अनूशा इमरान, अनजलना फ़रीद खान, अरीबा अरीबा नसीर, आयशा फ़याज़, आयशा शाहिद, भूमिका, दिशा देवनानी, ईमान फ़ातिमा, ईमान इकबाल, फलक फ़ातिमा, फ़रिया इमरान, फ़रहीन वहीद, फ़ातिमा शहज़ाद, हानिया, हरीम, इस्माइल ख़ान, इशमाल ख़ान, कशफ कलीम, महम मोहसिन, माहीन नाज,
मारूख अहमद, मारूख भुट्टो, मनाइल शाहिद, मरियम रहमान, मारिश दुआ, महक 664, महक रानी, महक तहसीन, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा शाहिद, मुस्फिरा, नाइला ज़हूर, निगत आफ्ताब, नुमेरा पंजवानी, उवैस अली, पाकीज़ा मीरज़ादी, प्रगति, कुदसिया मुनीर, रमना इरफान, रहमत इस्माइल, सलूनी सदवानी, समरा तसव्वर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शिज़्ज़ा इनाम, सोहा खान, सैयद अरीज फ़ातिमा, सैयदा आयशा सिद्दीकी, तहरीम, युस्मा अमान, ज़ैनब फ़ातिमा, ज़ुबैदा ज़ोबिया, जी अबीर आसिम, ये कौन है? तो मैंने नाम लिया, आपने उस वक्त नहीं बोला, जल्दी जल्दी नहीं बोला था, आप लोग शोर कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी नहीं बोला, मैंने तो ज़ोर से बोला है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। कॉलोनियल रूट्स टू इंडिपेंडेंस पार्ट 2, 9 आबादियाती जड़ें वहाँ से लेकर आबादी तक, इसका सेकंड पार्ट है। जो वाक़यात और हालात पेश आए, जो मूवमेंट्स चली, और मुसलमानों की तरफ से ज़्यादातर ये मूवमेंट्स थी क्योंकि आज़ादी मुसलमानों को चाहिए थी, गैर मुस्लिमों को या अंग्रेज़ों को आज़ादी की नीड नहीं थी। चुनाचे जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं और जितनी भी पाकिस्तान को बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो सारा कुछ मुसलमानों की जानिब से हुआ है। उन्हीं में से एक दी पार्टीशन ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल जो था वो पाकिस्तान इस तरफ ईस्ट और वो वेस्ट बिल्कुल जो है ना मुखालिफ जानिब, और दरमियान में इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो कहते हैं ये एक गोया जो है इनके सरहद की पट्टी से जो है ना जुड़ा हुआ रास्ता था, और वहाँ जाके फिर बंगाल उस तरफ जितने भी मुसलमान थे, बंगाली थे, ये इनकी डिमांड यही थी। उस वक्त ऑन डिमांडेड काम हुए हैं बहुत सारे। ब्रिटिशर ने जो फ़ैसले किए, तो जिस रियासत के लोग जिस मुल्क के साथ वो चाहते थे, अगर हिंदुस्तान के साथ जुड़ना तो उनके साथ जुड़ गए, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे वहाँ जुड़ गए। तो ऐसे ही बंगाल का भी डिसीजन लिया गया था। तो बंगाल भी जो है मुसलमानों के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ ही जुड़ना चाहता था। दी पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ें, वो आगे से बच्ची पढ़ लें कोने वाली। हाँ, बरतानवी हुकूमत जो थी, ब्रिटिशर्स, इनके बंगाल को तकसीम करने के एतबार वाले फ़ैसले पर जो उन्होंने फ़ैसला डिसीजन लिया था, उस पर पूरे बरसग़ीर में एक एहतजाज की सूरत कायम हो गई थी, क्योंकि वो फ़ैसला उनका जो है दुरुस्त नहीं था। इस तकसीम को देखा जाए तो सियासी वजूहात की बुनियाद पर मुसलमान और हिंदू दोनों जानिब से इसको ऐसा देखा जा रहा था कि ये गलत अंदाज में एक तकसीम करने की कोशिश की गई है, जबकि देखा फ़ैसला डिसीजन यही हुआ था कि जो भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स होगा उसके एतबार से जो है ना पार्टीशन होगा, और रियासतों का
जो क़याम होगा और रियासतों को जो हम बिल्कुल मुल्हिक करेंगे या मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे या अलहदा करेंगे, तो वो वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पीपल के एतबार से वो डिसीजन दिया जाएगा। तो बंगाल की तकसीम में ये बड़ा मसला था। फिर आगे आ जाए, शिमला डेपुटेशन। नेक्स्ट लड़की पढ़ो। हाँ, इन्हीं यही जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो चूँकि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं लिया गया था, इसी बुनियाद पर एक वफ़द जो है ना यहाँ से बना के वो भेजा गया, और वहाँ से भी एक वफ़द आया उनकी जानिब, इस सारे मामले को ये जो वफ़द और एक कमेटी तैयार होकर आई और इसने जो अपने मुतालबात रखे, तो इस वफ़द के आने को और इन तमाम मुतालबात को शिमला डेपुटेशन कहा जाता है 1906। तो ये जो वफ़द आया था, इनका जो मकसद था ना वो यही था कि ये जो पार्टीशन हुआ है ना, ये गैर कानूनी अंदाज़ पर किया गया है और इसको जो है ना दुरुस्त किया जाना चाहिए। अक्सरियती आबादी जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी, तो उसके वो बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है ना इस पर एहतजाज किया था, तो उसकी बुनियाद पर फिर ये वफ़द जो है ना वो भेजा गया और इसको ये किस्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फिर उनकी तरफ से भी जो मुनाकिद वो जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर जो बरतानवी वफ़द था, जो उनके बड़े बैठे हुक्मरान, उसका जो इंचार्ज था समझ लें तो वो वाइसराय था, और उसने इनके मुतालबात को जब देखा कि वाकई जो है इतना बड़ा एहतजाज है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम्स की है और ये तो इस डिसीजन को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चुनाचे उसने इनके हक़ में ही फ़ैसला दिया था। और 1909 के पार्लियामेंटो इस्लाहात के अंदर इसको जो है ना नाफिजुल अमल इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया था। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? क्या समझ आई है? ये तो आप पीएचडी के अंदर चीज़ें पढ़ के भी आए ना, तो इसलिए मैं इतना तेज़ी से समझा रहा हूँ, एक एक गहराई में नहीं जा रहा, डीपली जाने की क्या ज़रूरत। आप लोगों ने पीएचडी तो पढ़ी है माशाल्लाह, ये तो हम ऊपर से इधर आपको समझा रहे हैं कि वाक़यात और हालात रीकैप है, बस समझ लो कि क्या पेश आए थे। तो शिमला डेपुटेशन कोई इतना मुश्किल, बस एक बहुत आसान फ्यू वर्ड्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि एक वफ़द जो है वो तैयार होकर आया था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की मुखालफत में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की तरफ से आया था, और ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी 1906 के अंदर, जो मुसलमानों के हक़ में उसका डिसीजन फिर लिया गया। ठीक है, आगे आ जाएं। नेक्स्ट लड़की कौन है? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो जमात थी, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो मोहम्मदन एजुकेशनल जो कॉलेज था उसके अंदर पढ़ने वाले जो तलबा थे, फिर उनको जब शऊर पैदा होना शुरू हुआ तो वहाँ से एक सियासी सोच जो है ना वो बेदार हो चुकी थी, और ये समझ भी सकते हैं कि मुस्लिम लीग उसका एक रिज़ल्ट भी थी, नतीजा भी थी। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली 30 दिसंबर 1906 को ये क़याम में आ गई, मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। फिर ऐसे ऑल इंडिया मोहम्मदन जो है ये 1906 में, फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विच टुक प्लेस इन ढाका, वहाँ पर हुई। प्राइमरी रीज़न उसके क्या थे? प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट, मुसलमानों के जो हुकूक हैं, आम तौर पे जो हुकूक ज़ाया हो रहे थे और बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी एतबार से भी और गैर कानूनी तौर पे भी जो
हुकूक राइट्स जो है ना वो सलब किए जा रहे थे, ख़त्म किए जा रहे थे, नहीं दिए जा रहे थे, वो मुसलमानों के राइट्स थे। हिंदुओं को तो ब्रिटिशर बहुत जो है ना पसंद करते थे और उनके हुकूक फिर भी कुछ एतबार से अदा हो रहे थे, उनको काफ़ी जो है ना मतलब ओहदे भी मिल जाते थे और काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मुसलमानों को पीछे रखा गया। तो बहरहाल ये जो ढाका में मुनक़िद हुई, बुनियादी मकसद जो इसका था मुसलमानों के हुकूक को जो है ना महफूज करना, ये असल मकसद था। रिप्रेजेंटेशन थी और ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्शन। इसी तरह जो सियासी तंजीम होती है ना, उसकी जद्दोजहद का भी असल मकसद था कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर करें, रिप्रेजेंट करें, और बग़ैर सियासत में आए हुए मुसलमान अपने हुकूक को हासिल नहीं कर सकते थे। जैसा कि आज आप देख लें तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका जो है वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में ही लगा हुआ है, कॉलेजेस में ही है और पढ़ाने के इदारों में उसी को पसंद करते। और जितने गवर्नमेंटल सेक्टर्स हैं, चाहे वो कितने बड़े बड़े इदारे ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जाना ये पसंद नहीं करते। भाई वहाँ का निज़ाम भाई निज़ाम जो भी है, निज़ाम तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने बनाना है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। जाहिल लोग अब उधर बैठे हुए अंगूठे छाप और वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे शहर का, मुल्क का। लेकिन हमारी पढ़ी लिखी आवाम को बस हमें बातें करनी आती हैं, सिस्टम में दाखिल होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस बाहर से बैठ के हमने सारी बातें करनी। क्योंकि हमारा जो असल मकसद है ना, मेन गोल जो है ना लाइफ का, वो तो है जी पैसा कमाना। और पैसा जी जो है ना वो है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, और जी वो है अच्छी जॉब मुझे मिल जाए और मैं बाहर ही निकल जाऊं बल्कि मुल्क से, तो मैं जी बहुत माल दौलत कमा लूँ। और मतलब अब जो बच्चियाँ भी हैं उनको भी यही है कि जी हमें भी जो मिले तो वो ऐसा हो कि बस हाई फाई। अरे भाई, तो ये कौन सही करेगा जिधर आप रह रहे हैं? इस निज़ाम को ठीक कौन करेगा? जब तक पढ़े लिखे लोग, यही तो सोच उस वक्त थी ना, लेकिन देखो उन्होंने अपनी सोच को बदला और पाकिस्तान बना के बैठ गए माशाल्लाह। ये कोई मामूली काम था? तो सियासी सोच जब तक नहीं बनेगी, आप सिस्टम में नहीं दाखिल होंगे, आपको सिस्टम समझ ही नहीं आएगा, तो आप कोई अमल या उसको ठीक करना ये सब कैसे मुमकिन है? ये तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। बैठ के बातें करने से तो कुछ नहीं होगा कि जी वो मौलवियों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई मौलवियों ने तो बहुत कुछ अच्छा किया है, वो अगर आपको नहीं पता तो ये उनका कसूर नहीं है, आपका कसूर है। और अगर गलत किया है तो आप आ जाए मैदान में, आपको किसने रोका है, किसने आपका हाथ पकड़ा है, मना किए? इल्म दीन हासिल करें और ज़रा दिखाएं हमें भी अपने कारनामे और जौहर दिखाएं। फिर निज़ाम को, सिस्टम को ठीक कौन करेगा? बैठ के बात करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन निज़ाम को ठीक करना ना, जब आप खड़े होंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलें भाई आगे। प्रोफेशनल इलेक्शंस, कांग्रेस रूल। हाँ, ये जो 1936 से 1937 तक 36 to 37 इलेक्शन मुनक्किद हुए, प्रोविंशनल इलेक्शन जिसको कहा जाता है, उसके बाद बहुत से हालात जो है ना फिर बरसग़ीर के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़िरका वाराना कशीदगी भी पैदा हुई है। फिर इसी तरीके से इंतखाबात के बाद सूबों में कांग्रेस का जो इक़्तिदार था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसी तरीके से एजुकेशन एंड लैंग्वेज, जो तालीम और ज़बान थी, उसका भी मीज़ान जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आया। इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़, मुआशी तफावुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएशन हो गया। इसी तरह जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सियासी नुमाइंदगी की तरफ मुसलमान भी अब पेश थे। चैलेंज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, इसी तरह जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान दरपेश चैलेंजेस थे मुसलमानों के लिए, वो भी इनके सामने बिल्कुल खड़े हुए थे। तो ये सारी वो परेशानियां थीं और वो हालात और मामलात थे जो ज़्यादातर फेस करने थे मुसलमानों ने, ना कि ब्रिटिशर और हिंदुओं ने। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट्स द डिफरेंस? चलें, किसका नंबर है?
आगे भी पढ़े ना, व्हाट्स द डिफरेंस। अच्छा, तो क़याम पाकिस्तान और मकासिद पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अगर इसको समझें। देखें, एक तो है एम ना, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव, मोर स्पेसिफिक एंड टेंजिबल। यानी क्या मकसद, क़याम पाकिस्तान के मकासद और क़याम पाकिस्तान को हासिल करने के जो चैलेंजेस थे, अहदाफ थे, वो डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे। एक तो था कि जी हमें पाकिस्तान रियासत, हमें एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है, और दूसरा ये था कि भाई सेपरेट नेशन को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये दो अलग अलग बातें होती हैं। एक तो आप सोच लेते हैं जी मैंने कामयाब होना है, लेकिन कामयाबी का रास्ता क्या है वो अक्सर इंसानों का गलत है। दुनिया के अंदर भी वो कामयाबी इसी चीज़ को समझते हैं जी हमें डिग्री मिल जाए और अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छा घर बन जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, लाइफ स्टाइल हो, ये कामयाबी है। हालांकि ये कोई कामयाबी नहीं। तो ये क्या है, उन्होंने सोचा तो ठीक है कि हमें कामयाब होना है, लेकिन उस कामयाबी का रास्ता गलत इस्तेमाल करा है। वो रास्ता उनको कामयाबी तक ले जाने वाला नहीं है, जहन्नुम तक ले जाने वाला। क्योंकि उनको दुनिया का सब कुछ मिल गया लेकिन अल्लाह नाराज़ है उनसे, तो ये नाकामी है, ये कोई कामयाबी थोड़ी है। लेकिन अगर उन्होंने सही रास्ता इख्तियार किया है और भले उनके पास दुनिया का कुछ भी नहीं है लेकिन अल्लाह खुश है, तो वो कामयाब है। और अगर यही बात नहीं है तो नाकाम है। तो कामयाबी तो हर इंसान चाहता है, लेकिन कामयाबी का रास्ता कैसे आइडेंटिफाई होगा, इस यहाँ पे मार खा जाता है इंसान। और अक्सरियत आप देखें, लाखों करोड़ों में जो है ना, चंद गिनती के लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं और जन्नत में जाते हैं। अपने रब को राज़ी करना इतना आसान काम नहीं है, जो हमने मजाक समझा हुआ है ना, खेल समझा हुआ है। एक इंसान को राज़ी करना दुनिया में कितना मुश्किल काम है, कितने जो है ना पाँव पकड़ने पड़ते हैं, कितना उसके लिए मरना पड़ता है, कितना इंसान को क्या कुछ कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ती, और इतने बड़े अल्लाह जो हैं, रब जो हैं, वो ऐसे ही राज़ी हो जाए। ये हमारी सोच है जो कि नाकामी वाली सोच है। अल्लाह ये सोच ठीक कर दें। बहरहाल, तो एम ऑफ लाइफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो है ना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अलग अलग। तो ऐसे ही बिल्कुल सेपरेट नेशन तो चाहते थे मुसलमान, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, इस नज़रिए को वो सही माना कर जो समझाया, तो उलमा ने उनको समझाया। चलें जी आगे। किसका नंबर है? नहीं, उनका है। हाँ जी, वाई स्टडी, क्यों हम इसको पढ़ें? क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़वाइद हासिल होते हैं। कौन से फ़ायदे मिलते हैं भाई? कि आपको सारे हिस्ट्री का पता चलता है, आपको ये अंदाज़ा होता है कि जब तक तमाम इंसानों की सोच हम आहंग नहीं होगी ना, एक जैसी, सेम एजिटिव नहीं होगी, तब तक आप किसी मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ स्पेशली नौजवानों की सोच मैंने बता दी आपको, इसी में इनको माशाल्लाह ऐसा फंसाया है कि ये ना पॉलिटिक्स की तरफ सोचें, कोई कभी भी ज़िंदगी में ना इस तरफ आएँ, ये ना ये अपनी पढ़ाई, एजुकेशन और कमाने और ऑनलाइन वर्क और फलानी जो है ना अपनी जो है ना एक्सपर्टीज़ और फलाना ये स्किल्स और वो स्किल और इन चीज़ों से बाहर ना आए, इनका जहन भी इस तरफ ना जाए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा, तो स्पेशली पॉलिटिक्स की तरफ। तो ये बाकायदा तरीक़ेकार होता है, और इसी वजह से हमारी सोच ही जब बढ़ गई ना, डिफरेंट, हर एक की सोच अलग है। आप 10 बच्चे बिठा लें,
तो 10 बच्चों से आप मालूम कर लें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या, आप क्या करना चाहती हैं, तो हर बच्चे जो है ना अलग डिफरेंट चीज़ जो है बताएगी। एक सोच नहीं है जी मैं पाकिस्तान को सीधा करना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान को ठीक करना चाहती हूँ, हमारी नस्लें बिगड़ गई, इतनी नस्लें गुजर गई, और क्या यहाँ पर हालात जो है। समझ आ गई भाई? क्या नहीं बताया? यही तो बता रहा था। अच्छा हाँ भाई चले आगे। कहाँ तक बात हो गई थी? हाँ हम बात कर रहे थे सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ अगर जहनों की हम आहंगी होगी ना, एक आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेट जो है ना स्ट्रेटजी मौजूद है, हर इंसान जो भी पाकिस्तान में बसता है इनकी सोच जो है वो एक बन जाए, तो ये होता है कामयाबी की निशानी। उस वक्त ऐसा ही हुआ था जब सेपरेट नेशन की डिमांड शुरू हुई, तो मुसलमानों में चाहे वो कोई बच्चे थे, कम उम्र के थे, लड़कपन में थे, नौजवान थे, जवान थे या अधेड़ उम्र थे, बूढ़े थे, सबकी एक सोच बन गई। और वो सोच क्या थी कि भाई लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। बस ये एक चूँकि एक ज़िद बन गई थी ना, तो अल्लाह ने उनको देखें कामयाबी भी अता कर दी। अब यही आपने चीज़ें इस वक्त भी मौजूदा दुनिया के अंदर इस ज़माने में भी आपने देखी कि बड़े बड़े इनकलाबात जो आ गए दुनिया भर में, तो वो कैसे आ गए? वो इसी तरीके से आ गए कि जब सोच एक हो गई ना, और सब ने एक मकसद को सोच लिया कि भाई ये काम तो हमने करना ही करना है, तो इस सब पढ़ने और सीखने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है ना, वो यही है कि हमारी सोच जो है वो ठीक हो जाए और हम समझना शुरू कर दें सिस्टम को, क्या चल रहा है। अभी तो हमें यही नहीं पता होता कि भाई कल क्या वाक़यात और हालात पेश आ गए दुनिया में। पाकिस्तान में कौन सा कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बाकायदा वो बना दिया गया, पेश कर दिया गया, उसको वेरीफाई कर दिया, क्लेरिफाई हो गया, वो इम्प्लीमेंट हो गया, इन एक्शन आ गया, वो चल रहा है अब पाकिस्तान में। ऐसे ऐसे कवानीन बन गए कि हमें अगर पता चले तो हम हैरान होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट कौन है? हाँ, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम का जो डिमांड असल में जिन्होंने हाईलाइट की थी वो कौन थे? कौन थे? ये कौन है? ये बेचारे कौन है? ये बेचारे अल्लामा इकबाल साहब है। इनको तुम नहीं पहचान पा रहे हो? हैरत, अल्लामा इकबाल। हाँ भाई, हाँ शायर नहीं थे। अब हमारे बच्चे जो है ना, बस उनको जो सिखा दिया जाए ना वो वही बोलते हैं, तो गलत है ना। आप कॉमन सेंस ये किस लिए, ये वाली मंजिल। तो बस ये है कि बेचारे को शायर 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 मशहूर कर दिया। भाई शायर तो अगर जो है ना मजनू नहीं हो तो वो शायर भी नहीं हो सकता। गालिब को आप देख लें, और बड़े बड़े शायर हैं, तो ये बेचारे मजनू नहीं थे, ये अच्छे भले समझदार इंसान थे। ये सबसे पहले एक आलिम थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये फ़िलासफ़र थे, और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो फिर जाकर बेचारे कहीं इन्होंने शायरी शुरू की थी। पहले नंबर पे तो बेचारे अच्छे भले मुसलमान भी थे, आलिम थे, ये बाकायदा अल्लामा थे। तो ये एक सोच इनके अंदर उस ज़माने को देखते हुए जो है ना दर्दमंदाना सोच जिसको कहा जाता है, ये इनके अंदर पैदा हुई। तो ज़माने के हालात ने इनको शायरी पे मजबूर कर दिया
कि शायद ये कौम जो है अशार से समझ जाए। और वाकई बड़ा कहते हैं इनकी शायरी ने असर किया, इस कदर के आज हमारे बच्चे सिर्फ अल्लामा इकबाल का नाम आता है तो बस शायर पोइटर जहन में आ जाता है, पोइट हैं बस। हालांकि इन्होंने पोइट्री तो बाद में स्टार्ट करी है। पाकिस्तान के बनाने के लिए, एक रियासत सेपरेट नेशन की जज्बात को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये किया, वरना तो इब्तदा से ये एक फ़िलासफ़र थे, एक आलिम थे। वालेकुम सलाम। तो बहरहाल अल्लाह ने इनको हिम्मत दी, कोशिश करी इन्होंने, और पाकिस्तान के बनाने में अहम किरदार अदा किया। और सेकंड पॉइंट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स। चलें नेक्स्ट, किस बच्ची का नंबर है? अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स के मुतालिक पॉइंट पे हमने बात भी की। मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये सारा कुछ जो है किया जा रहा था कि जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, अक्सरियत है मुसलमानों की, वहाँ भी उनको उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ भी इनको इनके हुकूक का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। चलें नेक्स्ट, लड़की कौन है? अच्छा, एक मकसद इस सेपरेट नेशन का ये भी था कि मुसलमानों में आपस में यूनिटी पैदा हो जाए, यकजहती और इत्तेहाद की फ़िज़ा आम हो जाए। ऐसा नहीं हो कि चंद मुसलमान जो है ना मुखालिफ सोच रखते हों, दूसरे मुसलमान एक अलग सोच रखते हों, ये इधर वाले कुछ चाहते हों, उधर वाले कुछ चाहते हों, बल्कि ये नहीं था। असल एक मकसद ये भी था इसका कि मुसलमान भी आपस में यूनिट हो जाए, यूनिटी, और मुत्तहिद हो जाए, यकजहती हो जाए इनके दरमियान में। हर किस्म का मुसलमान वो एक दूसरे से अलग ना हो। चलें जी, किसका नंबर है? इनका है। चलो भाई शाबाश, चलो चलो शाबाश। हाँ, क्या हुआ? इस्लामी सकाफ़त और विरसे का भी जो है ना ख़्याल रखा जाए, और एक दूसरे के साथ मजहबी कोई भी रवादारी ना हो कि भाई इसका फ़लाना मज़हब है, फ़लाना फ़िरका है तो ये हमसे अलग है, बल्कि वो भी मिलजुल कर जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, मजहबी इक़्तिदार भी हर एक को हासिल हो, अपने मज़हब पे खुलकर वो अमल कर सके, किसी चीज़ की उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चलें पॉलिटिकल, किसका नंबर है? नेक्स्ट, चलें जी। क्या हो गया गले में? क्या है? ये तो आवाज़ सही आई है आपकी, बिल्कुल भाई, ऐसी आवाज़ ही तो निकालनी है। चलो भाई छोड़ दो इसको, नेक्स्ट चलो। मुसलमानों को जो है ना एक तो मतलब ज़ाती एतबार से भी और सियासी एतबार से भी इस काबिल बनाना कि वो सियासत के इंतज़ामात को संभाल सकें, खुद रन करें, खुद एक जो है ना उसूलों के मुताबिक अपना निज़ाम जो है ना मैनेजमेंट को लेकर चलें, ये मकसद भी था। चलें नेक्स्ट कौन है? किसने पढ़ा है?
अच्छा, अब देखें जो हमारे समाज होता है ना, जो हमारा मुआशरा होता है, और इसी तरह इक्तसादियात होती है, उस मुआशरे को चलाने के लिए जो तमाम अखराजात भी किए जाते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं आपकी तरक्की पर कि आप किस कदर जो है ना डेवलप कर रहे हैं और आपकी तरक्की किस पैमाने पर जो है ना आगे बढ़ रही है। तो ये इक्तिसादी और समाजी तरक्की के बेहतर मौक़े फ़राहम करना अपने नौजवानों को स्पेशली, तो इसलिए भी जो है ना ये सेपरेट नेशन की ज़रूरत थी। चलें आगे। नेक्स्ट लड़की कौन है? आवाज़ नहीं आई। मजहबी रवादारी और इसी तरीके से एक ऐसी रियासत का क़याम। आवाज़ क्यों आ रही है भाई? बातें तय क्यों कर रही हो? मैं अब अलग अलग करूँगा। मैं देख रहा हूँ कौन दो दो तीन तीन बातें कर रही हैं, फिर अलग अलग बिठाऊँगा। तो मजहबी आज़ादी हासिल हो जाए और आपस की रवादारी का जो निज़ाम है ये कायम हो जाए, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग पुरअमन तरीके से अपने रिलीजन पर अमल करें, प्रैक्टिस करें, और उन्हें किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। पीसफुल कोएक्सिस्टेंस विद नेबर्स। किसका नंबर है? चलें। अच्छा, अपने साथ पड़ोसी जो दीगर रियासतें हों या जो आपके साथ जॉइंट कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी ममालिक जिनको कहा जाता है, उन रियासतों के साथ भी और ख़ुद भारत के साथ भी, यानी कि बरसग़ीर में जो भारतीय यानी कि हिंदू मुसलमानों के साथ आबाद थे, जब ये इनसे अलहदा हो जाए तो मुसलमानों की सोच पहले से यही थी कि इनके साथ भी हमने अच्छे ताल्लुकात रखने। अगरचे हम इन्हीं से सेपरेशन ले रहे हैं, लेकिन इस सेपरेशन का मकसद ये नहीं है कि जी एक लड़ाई डल जाए और एक जंग की फ़िज़ा हमेशा कायम रहे और जो है ना हमारी इनके साथ दुश्मनी रहेगी हमेशा। ये मुसलमान का तरीका नहीं है। ये बिल्कुल निकाह और डाइवोर्स के अंदर भी यही सिस्टम है। ये इस्लाम का तरीका है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी वो निकाह हो रहा है तो बड़े खुश अंदाज में और बड़े जो खिलखिलाते हुए और माशाल्लाह बड़े रज़ामंदी के साथ, खुशी के साथ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और मिल रहे जुल रहे हैं और इवेंट्स रख रहे हैं। जी आप हमारे यहाँ आ जाएं, फ़लाने दिन हम आपके यहाँ, ठीक है, उस दिन आ जाते हैं। अब ये इवेंट आ रहा है तो ज़रा साथ मिल के गैदरिंग हो जाए। ओ जी अब फिर ठीक है जी फ़लानी सरमनी रख लेते हैं। अब जी इनकी वो अंगूठी पहनाई सरमनी, अब ये जी वो मेहंदी लगाई और फ़लानी, और ये छुपाई वो छुपाई। अब ये छुपाई के बाद फिर जी ये निकाह कर लेते हैं। चलो जी, और निकाह के बाद फिर जो मतलब सिलसिला शुरू हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, वो सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। अब जब ये सब निमट जाता है, जैसे माशाल्लाह हमारे दुनियादार लोग ऐसे शादी करते हैं जैसे ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करनी है, वाकई वो करते ही ऐसे, इसी नियत से कराई जाती है कि आपने इसके बाद सोचना भी नहीं है। और तभी तो मौलवी ऐसे नहीं करता ना, सादगी से करता है। उसने बड़ी सोच रखी हुई होती, लंबी सोच होती है उसकी 2 और 3 और 4, फिर 4 के बाद भी कोई सीट अल्लाह ने नेमत दे दी, खाली हो गई तो फिर चौथी। तो ये बात बहरहाल यहाँ से आ गई, लेकिन बड़े मसाइल भी हैं भाई। एक दफ़ा जो है रात को 3 बजे मुझे कॉल आई कि भाई निकाह पढ़ाना है। वो हमारा हॉल वाला दोस्त था। उस ज़माने में वो फजर हो जाती थी, घर जाते जाते फजर में भी लोग नहीं निकल रहे होते थे कमरे से। अबे भाई चले जाओ यार, खुदा के नाश्ता करा ना फिर भी वो नाश्ते के चक्कर में ही बैठे हुए होते थे कि नाश्ता टाइट आएगा, वहाँ से आता था। तो वो ज़माना था जिस वक्त रात मतलब बाद दफ़ा फजर
की नमाज भी दूल्हा साहब पढ़ के आ जाते थे, यार मैं पढ़ी आता हूँ, अजान ही हो गई है, जमात भी आवाज़ आ रही है घर के बाद, घर बाद में जाता पहले फजर पढ़ ले। तो ये वो जमा 3 बजे कॉल आई, मैं चला गया, हॉल वाला दोस्त था, उसने कहा यार ये वक्त ऐसा था, कोई बड़ी उम्र के तो काजी साहब नहीं उठते, उनको कॉल करता, आपका पता था आप आ जाएंगे। मैंने कहा यार मैं भी बहुत नींद में था, मैं तो फिर सो गया था। वो बंदा नीचे भेजा, उसने फिर कॉलें करी, फिर उठा, वज़ू किया, मैं पहुंच गया जी उधर, खाना एंड हो रहा था 3 बजे रात के, खाना एंड हो रहा था और तकरीबन 1000-1200 अफराद थे। उसने कहा आप पहले निकाह पढ़ाएं, फिर मैं कहानी सुनाता हूँ हुआ क्या है। तो मैंने बैठा, निकाह पढ़ाया। तो वो निकाह भी बड़ा अजीब था, हालांकि उस ज़माने की बात है, अब तो वो बंदा बहरहाल वानी होगा, वो जियो का कोई डायरेक्टर या मैनेजर जो भी था, बहरहाल उसको पेन पकड़ा है, उससे हाथ से पेन ही गिर गया 2 दफ़ा 3 दफ़ा, साइन ही नहीं हो रहा। घबराया हुआ, उसका भाई कह रहे ये डरा हुआ है। मैंने कहा हाँ पहली बार जो है ना अच्छा काम कर रहा है, तो अब इसको डर लग गया। यही तो आप सही काम कर रहे हो तो यही होता है, फिर सही काम आप करना चाहें तो। अब वो जी उसने हाथ पकड़ के करवाया, साइन हो गया, निकाह हो गया, निकाह हो गया। उसके बाद हॉल वाले ने मुझे बताया भाई ये लोग तो लड़की को रुखसत कर रहे थे, गाड़ी में बिठा रहे थे कुरान के साए में, वो किसी ने याद दिला कि भाई वो एक चीज़ तो रह गई। तो अगले ने बोला अरे वो निकाह तो रह गया, वापस लाए। वापस लाए तो अब रात के 2:45-3 बज रहे हैं, तो काजी कहाँ से आएगा। बोला मुझे, मेरे पीछे लग गए, काजी अरेंज करो, निकाह ख्वाह। देखो ना, जब बंदा जो काम शादी में असल है ना, जो करने का था वही नहीं करा, बाकी सारे काम कर ले, और बच्ची भी भेज रहे थे माशाल्लाह। तो ये जिस तरीके से मोहब्बत के साथ निकाह किया जाता है, इसी तरह मोहब्बत से सेपरेशन भी करी जाती है। अगर ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना ख्वास्ता, तो बड़े जाएं, मोहब्बत से बैठें और दिलजोई के साथ बातें रखें कि भाई अच्छा ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, दोनों तरफ से हैं और बिल्कुल नहीं निभा पा रहे, दोनों ही बिल्कुल अलहदा होना चाहते हैं, चलें भाई प्यार मोहब्बत से अलहदगी कर लेते, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने तलाक़ को और खुला को तो रखा इसी तरह, इसी वजह से है ना, कि ये एक मजबूरी की कंडीशन है, कोई दिल से थोड़ी करता है। लेकिन इसको मतलब बैठ के बड़े आराम से, और ऐसे नहीं कि दुश्मनियाँ पाल ली जाएं और ऐसी लड़ाइयाँ कि अब ना बड़े बैठ रहे हैं, ना ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, और सालों गुजर गए और मामले फंसा दिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप सोचें ना कॉमन सेंस से कि हमने निकाह जिस तरह किया था इतनी मोहब्बत के साथ, वैसे ही बैठ के मोहब्बत से, भले अगला जो भी बदतमीज़ी कर रहा है, सख्ती कर रहा है, बैठ के उसके साथ अपनी जान छुड़ाएं, बस मामले को रफ़ा दफ़ा कराएं, प्यार मोहब्बत से ख़त्म करें उसी तरह बैठ के, वरना बड़े मसाइल उलझ जाते हैं और हमने देखा है क्या कुछ होता है। तो बेहतरीन हल यही है उसका। तो यही मुसलमानों ने उस वक्त भी किया कि हम सेपरेट हो भी जाएंगे तब भी हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, और पाकिस्तान ने रख के दिखाएं। भारत ने अपनी तरफ से जो कुछ करा वो अलग मसला है। बहरहाल सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये लास्ट 2 स्लाइडें रह गई, जल्दी किसका नंबर है, किसका नंबर है भाई वहाँ से। इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और बैकग्राउंड। जो समाजी इंसाफ और मुसावात होती है, इक्वलिटी होती है अपने तमाम शहरियों के लिए, कतई नज़र इन चीज़ों के मज़हब, ज़ात पात और स्टैंडर्ड वगैरह, इन चीज़ों से हटकर जो है हमने अपने अंदर इंसाफ और मुसावात और इक्वलिटी को जो है ना आम करना है। हमारा सेपरेशन का असल मकसद वो ये बात है। तभी तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक, के 4 वजह से लड़का लड़की जो है ना निकाह करने पर आमादा होते हैं, उसके अलावा कोई 5वीं वजह नहीं है। और आपने फरमाया कि सबसे पहली वजह क्या होती है, लिमालिहा, जो कि गलत सोच है, गलत नीयत है, माल की जो है ना वजह से,
यानी कि लालच की वजह से लड़का लड़की से शादी कर रहा होता है, या लड़की भी बाज़ दफ़ा लड़के से माल के चक्कर में शादी करती है। जी बड़ा कमाने वाला बंदा है, बड़ा इसका बैंक बैलेंस है, बहुत पैसा है, इनकी कोठी है और इनकी जायदादें हैं और मैं बड़ा खुश रहूँगी। या अभी हमारे एक दोस्त के उसका भी शादी हुई, बाहर से खातून आई, बड़ी लैंडलॉर्ड खातून थी, उसको पसंद किया और ये बेचारा जो है ना फूटी कोड़ी का मालिक नहीं, इसने साफ बता दिया भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस बॉडी बिल्डर था और कुछ भी, उसने साफ बोला। लेकिन उन्होंने कहा भाई जो भी है, लेकिन आप मुझे पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और इस तरह फलाना ढिमका। ये घर वालों को बोल रहे भाई मैं कम उम्र का हूँ, वो मुझसे बड़ी हैं और मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हो भाई अल्लाह तय करते, बंदा फिर कुछ नहीं कर सकता। आखिर कर करा वो मतलब शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो है ना इसको ले भी जाएगी थोड़े अरसे में अपने मुल्क, जहाँ भी है, अमेरिका में, जिधर भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखो इसने तो लालच नहीं करी ना, इसको तो मतलब एक खुद ही उन्होंने वो कर लिया पसंद। तो लेकिन अगर लालच की बुनियाद पे कोई शादी करे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, पहली बात। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वली हसबिहा, हसब नसब ज़ात स्टैंडर्ड की वजह से कोई जी ऊंचे स्टैंडर्ड के लोग हैं, हमारा भी स्टैंडर्ड इनके साथ रिश्ता करके ऊंचा हो जाएगा। अब ये लालच है। वली जमालिहा, लव मैरिज खूबसूरती की बुनियाद पे होती है आमतौर पर, खूबसूरती की वजह से शादी करना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पसंद नहीं है ये सारे काम, क्या है, बेकार है। भाई माल जो है ख़त्म होने में कितनी देर लगनी है, एक झटका लगता है माल ख़त्म हो जाता है। फिर आपका रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आपका रिश्ता गलत नीयत से हुआ था, पैसे को देखकर हुआ। आपका रिश्ता उनके स्टैंडर्ड को देखकर हुआ, वो स्टैंडर्ड से गिर गए, ख़त्म। खूबसूरती देख के हुआ था, जल गया, तेज़ाब गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, खूबसूरती ख़त्म हो गई, आपका रिश्ता गया। क्योंकि आपने, आपकी मतलब बेसिक ही वही थी ना, बुनियाद ये थी चीज़ें, जो चीज़ें बाकी नहीं रहती। और जो चौथी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि वली दीन, यहाँ दीन की बुनियाद पर निकाह करो, मैं इसको पसंद करता हूँ। फस्फर बिदात दीन, और साहबी साथ में बैठे हुए थे और वो उनको जो है ना ऐसे थपकी करके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि ए अबू दर्दा तू हलाक हो जाए अगर तू दीन को देख कर ना शादी कर। और दीन को कौन देख रहा है, ना लड़के वालों की तरफ से लड़की में देखा जाता है, ना लड़की वालों की जानिब से लड़कों के अंदर देखा जाता है कि भाई कितना नमाज़ें पढ़ने वाला है, कितना गुनाह से बचने वाला है, कितना नेकी का करने वाला है, कुछ नहीं देख रहे हो। बस बोलते हैं जी शरीफ है, वो शरीफ शराफत थोड़े दिनों में सामने आ जाती है। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी काम की बात समझाई है कि दीनदारी को देखो। माल तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड भी मिल जाता है इंसान को, वो भी कोई मसला नहीं है। खूबसूरती असल दिल की होती है, चेहरे की नहीं होती, ना जिस्म की होती। तो बस दीनदारी अगर है तो ये साथ निभाएंगे, नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। लास्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। The objective was to promote education and culture in Pakistan, encouraging the growth of knowledge and the arts. तालीम और सकाफ़त को भी फ़रोग़ देना पाकिस्तान के क़याम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मकसद, वो ऑब्जेक्टिव ये भी था कि पाकिस्तान का अपना कल्चर बाकी रहे और यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम बाकी रहे। लेकिन हम तो देख रहे हैं बड़ा अजीब निज़ाम हो गया, मुसलमान आज़ादी के बावजूद अपने कल्चर से बिल्कुल फिरते चले जा रहे हैं। अपना कल्चर तो है ही नहीं कहीं, बहुत कम। बहरहाल यहाँ तक बात हो गई। कौन से हमारे भाई वो ग्रुप्स हैं प्रेजेंटेशन के, ग्रुप नंबर, लास्ट ग्रुप नंबर क्या है देखें ज़रा, 9 है। उस ग्रुप का ज़रा सा वो देख लें। मुझे शेयर किया था आपने ग्रुप,
क्या कह रही है? कहीं से भी करेंगे, हमने बोला था। ये कौन है भाई? अनजलना, फरीद खान, कुदसिया मुनीर, आयशा फैयाज, इस्माइल खान, जैनब, फातिमा। कहाँ है ये पांचों एब्सेंट हैं। आप लोग हैं? हाँ जी। प्रेजेंटेशन का क्या करा? उनको तो गर्मी लगना शुरू हो गए। तो ये इधर चल नहीं रहा, ये चल तो रहे, फैन बंद है। हाँ, क्या करना है? नेक्स्ट तो करना ही नहीं है ना, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी ना आपने। नेक्स्ट का तो हिसाब ही नहीं है हमारे यहाँ है अभी करना है, ऑन डिमांड, कैश, बिल्कुल नकद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। ये भी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, पढ़ो। मैंने क्या बोला सबसे पहली क्लास से कि ये बात तो करना ही नहीं कि एक ग्रुप मेंबर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 4 नहीं हो, 1 हो तो वो भी प्रेजेंट करेगी। 4 नहीं है, 1 है बस, वो भी प्रेजेंटेशन देगी। उस एक को ही मार्क्स मिलेंगे इंडिविजुअली, बाकी चारों 0। फिर हमारे पास टाइम नहीं है सेमिस्टर में, इस सेमिस्टर में बिल्कुल टाइम नहीं है। जी भाई, क्या करना है? आप लोगों की तैयारी है? अभी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम नहीं है, ये सेमिस्टर तेज है, फास्ट जा रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास पे। मैं 0 कर दूंगा, आज ही आपने देनी है वरना 0 हो जाएगा। ग्रुप नंबर 8 महक लीडर है, फरीहा इमरान, माहम मोहसिन, रमना इरफान, महक। क्यों नेक्स्ट को क्यों दोगी? तो हमने अभी का आज थोड़ी, अभी थोड़ी ये बात बोली है, तो हम 2 वीक्स प्रीवियस से ये बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। वो तो रेडी है, तैयार है। मैं तैयार ही रहती हूँ, ऐसे होना चाहिए ना। हाँ जी, आपस में गपशप में तो आप लोग माशाल्लाह ऐसे एकदम शुरू कर देते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए कोई तैयारी करने को तैयार ही नहीं है। भाई मैं 2 हफ्ते से चीख रहा हूँ। टॉपिक नहीं, हमने ग्रोथ बना लिए, फाइनल कर दिया। मैंने कहा था इस वीक से मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा, मैंने कहा हुआ, अनाउंसमेंट हुई क्लास में। मैंने कहा है, रिकॉर्डेड है मेरे पास। आप लोग क्लास में नहीं होते क्या? फिर कहाँ होते हैं? क्लास में मैंने कहा है, कितनी दफ़ा बोला है, रिकॉर्ड हुआ हुआ है। ऑनलाइन क्लास में, जो आप लोग की ऑनलाइन क्लास भी हुई थी, मैंने उसमें भी कही है ये बात। तो अभी तैयारी करें ना, अभी आप लोग गपशप क्यों कर रहे हो आपस में? अपनी पीपीटी बनाए, अभी करें, ये टाइम ज़ाया नहीं हो। ये मैंने पढ़ाना इसलिए छोड़ा है कि आप लोग तैयारी करेंगे, या प्रेजेंटेशन दें या तैयारी करें। आपका ग्रुप नहीं बना है, किसी के ग्रुप में स्पेस है? हाँ, इनको मर्ज कर लें भाई। और कोई ऐसा केस है जिसका ग्रुप नहीं बना, कोई मसला है? तैयारी करें, अपनी पीपीटी बनाएं। प्रेजेंटेशन मुझे बिल्कुल सही चाहिए। किसी ग्रुप की तैयार है, कोई देना चाह रहा है अभी इस वक्त प्रेजेंटेशन?
अस्सलामुअलैकुम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-2.5 सालों से कंटिन्यूस मशवरा जो है का अमल जारी उसारी है। तो इस ज़माने में दिन फिक्स है मंडे का, लोकेशन आगे पीछे होती रहती हैं। तो मंडे के अंदर जो आप लोगों का फिजिबल टाइम है जिसमें आप लोग फ्री हैं और फिज़िकली आप जो है शामिल हो सकते हैं, वो अपने इस सेमेस्टर के स्केड्यूल के हिसाब से आप लोग बता दीजिए ताकि फिर उस हिसाब से टाइम रखा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम शामिल होकर अपने वक्त को कीमती बना सकें। जज़ाकल्लाह।
जो सेकंड हाफ में हो ना उसकी फर्स्ट की भी लगा दिएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरून बासिल, अबीर आसिम खान, अलीना अली, अलिशबा सिद्दीकी, अलाया आफ्ताब, आमना, अनमता तारिक, अनुशा इमरान, अनजलना फरीद, अरीबा नसीर, आयशा फयाज, आयशा शाहिद, भूमिका, दिशा देवनानी, ईमान फातिमा, ईमान इकबाल, फलक फातिमा, फरिया इमरान, फरहीन वहीद, फातिमा शहजाद, हानिया, हरीम, इस्माइल। हरीम का है? हानिया तो बातें कर लो ना पहले आप। हरीम, इस्माइल खान, कशफ कलीम, महम मोहसिन, माहीन नास, माहरूख अहमद, मारूफ भुट्टो, मनाइल शाहिद, मरियम रहमान, मारिस दुआ, महक, दोनों हैं। चलो, महक रानी, ये किधर है? महक रानी का है? महक तहसीन, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा शाहिद, मुस्फिरा, नाइला जहूर, निगत आफ्ताब, नुमेरा, उवैस अली, पाकीज़ा मीरजादी, प्रगति, कुदसिया मुनीर, ये क्या है कुदसिया? रमना इरफान, रहमत इस्माइल, सलूनी, समरा तसव्वर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शिज़ा इनाम, सोहा खान, सईदा अरीज फातिमा, सईदा आयशा सिद्दीकी, तहरीम वक्कार, युस्मा अमान खान, ज़ैनब फातिमा, जुबैदा ज़ोबिया, अटेंडेंस मार्क हुई भी है तो सेम डे में बताया करो ना, ताकि उसी दिन ठीक करें। नहीं, सेम डे में जैसा क्लास हो फौरन आप अटेंडेंस चेक करें। क्या नाम क्या है? युस्मा, सिर्फ 2 एब्सेंट हैं। आप किस क्लास के? हमें क्या पता। मतलब किस वीक की, कौन से वीक की है? 3 वीक हो गए क्लासेस। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी आवाज वो पीछे तक जाती है। आप मैसेज करें, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, वो करेक्शन करेंगे फिर। मुझे मैसेज करें, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा।